महंगा टमाटर वाला की सफल था। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू ने सालों से टमाटर की खेती की थी, लेकिन उसके लिए जितना उन्नति और मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए था उससे भी कम ही था। टमाटर के उत्पादन की वजह से गांव के स्थानीय मार्केट में इसकी कीमतें लगातार बदलती रहती थी। धीरे धीरे लोग टमाटर की खेती करने से नाराज हो गए और रामू को बोलने लगे कि वह इसे छोड़ दे और कोई और उपयुक्त फसल उगाए। शुरुआत में रामू को यह बातों ने बहुत परेशान किया, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और टमाटर की खेती करते रहे। वह अपने किसान मित्रों की सलाह नहीं मानता था और उनके लिए यह सब केवल एक समय की समस्या थी जो शीघ्र ही हल हो जाएगी। लेकिन वक्त बीतते ही स्थिति और खराब होने लगी और रामू के लिए चुनौती बन गई। गांव के अन्य किसान दिन ब दिन टमाटर खेती छोड़ते गए क्योंकि उन्हें बार बार नुकसान हो रहा था, लेकिन रामू का मन बिल्कुल नहीं हिला। वह अपनी मेहनत करते रहे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखता था। दिन ब दिन समय बदला और एक दिन गांव में टमाटर के उत्पादन से पूरे उत्तर भारत के कुछ और गांवों में अचानक बढ़ोतरी हुई। यह वक्त रामू के लिए बड़ी अचानकी थी। उसकी खुशी की कोई हद न थी क्योंकि उस बढ़ती हुई मांग ने टमाटर के दामों में तेजी से बढ़ोतरी की थी। पहले तो रामू यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सब सच है, लेकिन जब वह खुद गांव के स्थानीय मार्केट में जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। टमाटरों की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब कितने धनवान हो गए थे। रामू की खेती की लागत कम थी, जिसके कारण उसे अधिक मुनाफा होने लगा। अब उसे न सिर्फ अपने गांव में बल्कि नगरीय क्षेत्र में भी अपने टमाटर बेचने के लिए उत्सुकता मिली। पहले तो वह सोचता था कि उसके इस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा गांव की जनता को मिलना चाहिए, जिसने उसे हर दिन मजाक बनाया था। लेकिन अब रामू के दरवाजे लोग उसे अपने टमाटरों की मांग के लिए खड़े रहते थे। टमाटर की उत्पादन के लिए बढ़ी हुई मांग और उसके अचानक बढ़ने वाले मूल्य से उसे ध्यान में रखते हुए रामू ने बड़ा उद्योगी और नगरीय बिजनेसमैन को टमाटर बेचने का सौभाग्य प्रदान किया। उसके उत्साह और निष्ठा को देखते हुए लोगों ने उसे और उसकी खेती को सिर्फ सलाह देने के लिए रास्ते पर खड़ा होना छोड़ दिया। धीरे धीरे रामू गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसकी खेती से न सिर्फ उसे बल्कि गांव की सभी जनता को फायदा होने लगा। उसने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी बल्कि गांव में शिक्षा के लिए स्कूल और बिजली के लिए उपकरण स्थापित किए। रामू की कहानी गांव के चर्चा का विषय बन गई। लोग अब उसे सम्मान से देखते थे और उसे महंगा टमाटर वाला कहकर भावुक हो जाते थे। रामू के कड़ी मेहनत और साहस ने उसे एक सफल और धनी व्यक्ति बना दिया था, जिसका सपना पूरा हो गया था। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम किसी भी मुश्किल दौर में भी अपने सपनों को नहीं छोड़ते हैं, मेहनत करते रहते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निष्ठा बनाए रखते हैं, तो हम अपने जीवन में बड़े सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में सात्विक, उसकी माँ शांति, पिता रामचंद्र और पत्नी अमृता सब एक छोटे घर में रहते थे। रामचंद्र खुद से टमाटर उगा के उनको बेचता था। सात्विक को उसके पिता का काम नहीं पसंद था क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, वो कोई काम नहीं करता था और घर पे ही बैठे रहता था। बेटा सात्विक, मुझे इस टमाटर व्यापार में मदद कर सकते हो ना? मैं तुम्हें टमाटर उगाना सिखाऊंगा और तुम टमाटर का व्यापार चलाना भी सीख पाओगे। उतना मेहनत लगा के काम कौन करेगा? मुझे आपका उस टमाटर का व्यापार करना ही नहीं पसंद और आप मुझे उसी व्यापार को चलाना सीखने के लिए कह रहे हो। अकेले मैं इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ बेटा। मेरे साथ काम करोगे तो मेरा भी मदद हो जाएगा और व्यापार भी सीख पाओगे तुम। इसीलिए मैंने ऐसे पूछा था बेटा। पिताजी,
इसके बाद मुझे कभी भी आपके साथ काम करने के लिए मत बुलाइए। मुझे वो व्यापार करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आपका मदद नहीं करूंगा। रामचंद्र उसके बेटे की बातें सुन के दुख होता है, लेकिन उसके बेटे को दुखी ना करने के इरादे से सारे काम वो अकेले करके टमाटर का व्यापार चलाता था। कुछ साल बाद रामचंद्र का सेहत बिगड़ने की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता है। उससे सभी दुखी होते हैं। अब शायद सभी मुझे पिताजी की जगह लेकर काम करने के लिए कहेंगे। उससे पहले ही मुझे इस घर से बाहर जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बाहर चला गया तो मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे सोच में पड़ जाता है। बेटा सात्विक, तुम्हें आज से तुम्हारे पिताजी का जगह लेना होगा और उनका काम करना पड़ेगा, तभी हम खुशी से जी पाएंगे बेटा। हाँ ठीक है माँ, सिर्फ आप ही के लिए मैं सब करूँगा, वरना ये सब करना तो मुझे पसंद भी नहीं है। बेटा, तुम्हारे पिता पौधों पे अच्छा उर्वरक का इस्तेमाल करते थे, तुम भी उनके ही तरह टमाटर उगा के बेचो। ठीक है माँ। ऐसे कहकर टमाटर पौधों के पास जाता है कि ये टमाटर पौधे तो ठीक ही लग रहे हैं, इनके लिए उर्वरक की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हें बेचना काफी है। ऐसे फैसला करके एक बंडी में सारे टमाटर बेचने लेके जाता है। टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए बंडी को ढकेलता है। इतने में एक औरत उसके पास आती है। 1 किलो टमाटर कितने हैं बाबू? 25 रुपए जी। अच्छा 2 किलो लूंगी, 40 में दे दोगे? अगर आपको लेना है तो 25 में लीजिए, वरना नहीं, मैं किसी और को बेच दूंगा। ऐसे गुस्से में कहता है। तब वो औरत कहती है, या तो मेरे पूछे हुए दाम पे दो वरना नहीं दो, लेकिन गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? ये कह के वो औरत बिना टमाटर खरीदे वहाँ से चले जाती है। उस दिन उससे कोई भी टमाटर नहीं खरीदता है और वो सारे टमाटरों के साथ घर लौटता है। व्यापार अच्छा चला है बेटा, कोई भी आज मुझसे टमाटर नहीं खरीदा माँ। ऐसे अपनी माँ को सब बताता है। इस गुस्से के साथ व्यापार नहीं कर पाओगे बेटा। अगर तुम अपना व्यवहार बदलोगे तो ही लोग तुमसे टमाटर खरीदेंगे। ठीक है माँ। ऐसे कहता है, मगर वो उसका व्यवहार नहीं बदलता है और ऐसे ही टमाटर बेचता है। इसके कारण कोई भी उससे टमाटर नहीं खरीदते थे और वो सारे टमाटर घर वापस लाता था। हर रोज टमाटर बेचे बिना वापस घर लाने पर उसकी माँ भी उसे कुछ नहीं कहती थी और पके हुए टमाटरों से अचार बना के बेचना शुरू करती है। उनका बनाया हुआ अचार स्वादिष्ट रहने पर बहुत लोग उनसे ये अचार खरीदते थे। कुछ ही दिनों में टमाटर के पौधों का ठीक से ख्याल न रखने पर वो कम मात्रा में उगते थे और उगे हुए वो थोड़े टमाटर भी शांति को अचार बनाने में ही खत्म हो जाते थे। अगर मैं उसी दिन पिताजी का बात मान लेता तो आज माँ को ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो इतनी उम्र में ना सिर्फ अचार बना रही है मगर उसे बेच भी रही है। मैं तो उनसे उम्र में भी छोटा हूँ और उनसे ज्यादा काम भी कर सकता हूँ और मुझे यहाँ सिर्फ टमाटर को बेचना ही इतना मुश्किल लग रहा है। क्यों? उसकी माँ को ही पूछने का फैसला करता है। माँ, मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मेरे लिए टमाटर का व्यापार करना ही मुश्किल लग रहा है। आप इतनी उम्र में भी इतना काम कैसे कर पा रहे हो? सब आपके बनाए हुए अचार को बहुत पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। आप ऐसे कैसे कर पा रहे हो माँ? बेटा, अगर कोई काम को करना है तो उसे पसंद करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी काम को करना पसंद करोगे तो जितना भी मुश्किल हो आसान बन जाएगा। उस दिन पूरा सात्विक उसकी माँ के बातों के बारे में सोचते रहता है। क्या सच में अगर कोई नापसंद काम को पसंद करना उसे आसान बना देगा? सच हो या ना, मुझे इस बार अपना टमाटर के व्यापार को पसंद करके दोबारा कोशिश करना चाहिए। ऐसे उसकी माँ की बात को सुनकर टमाटर के पौधों पे उर्वरक का इस्तेमाल करते हुए टमाटर उगा के उन्हें बेचना शुरू करता है। टमाटर टमाटर, अच्छी उर्वरक का इस्तेमाल करके घर पे ही उगाए हुए ताजा ताजा टमाटर। बाबू, 1 किलो का दाम कितना है? 25 रुपए साहब।
मुझे 3 किलो के टमाटर 60 रुपए में दे दोगे? ये घर पे उगाए हुए टमाटर है साहब, 3 किलो 70 रुपए में लीजिए ना। ठीक है, तुम कह रहे हो ना कि घर पे उगाए हुए हैं, ठीक है 70 में दे दो। अपने व्यवहार बदल के टमाटर खरीदने के लिए आए हुए ग्राहक से अच्छी तरह से बात करने के कारण उस दिन सारे टमाटर बिक जाते हैं। माँ, आज कोई टमाटर नहीं बचे, मैंने सारे बेच दिया। ऐसे कह के खुशी से अपने माँ को सारे पैसे दे देता है। माँ, आपने सच कहा, अगर कोई नापसंद काम को पसंद करके उसमें अपना मन लगाते हैं तो वो बहुत आसान बन जाता है। तब से सात्विक अच्छे उर्वरक का इस्तेमाल करके ज्यादा मात्रा में टमाटर उगाता था। उनमें कुछ सात्विक बेचने लेके जाता था और बाकी उसकी माँ अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी। तब से सभी खुशी से जीते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? कोई भी काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पसंद करने पर आसान बन जाता है। नंदेश्वर नामक एक गांव में रहता था एक आदमी किशन नामक। किशन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। किशन अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था। अपनी मेहनत की कमाई किशन बहुत संभाल कर जमा करता था, परंतु किशन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन किशन सब्जी बेच रहा था जब एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। किशन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। किशन के सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब बेच दिया। जब तक किशन पहुंचा, किसी को भी और सब्जी की जरूरत नहीं थी। किशन को बुरा लगा तो उसने सोचा कि वह कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ न कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी वही हुआ। कुछ दिन बीत गए और किशन जानना चाहता था कि यह बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी। तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया और फिर उसने मुड़कर किशन से पूछा, बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझे। मुझे माफ करिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप सब्जी हर रोज इतना जल्दी जल्दी कैसे बेच रही है। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा, तुम रोज क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई है उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मुझे मदद के लिए कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। तुम्हें कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है उसमें ही तुम सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा। अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग भी करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। किसान सीधा घर गया और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगा। उसने थोड़ी सी भी जगह जाया होने नहीं दी। उसने जड़ खाने वाले सब्जियां, झाड़ियां, लताओं को बोया। कुछ हफ्तों बाद उसके सब्जियां अच्छे से उगने लगी। किशन ने उनको उखाड़ा और गांव गया बेचने के लिए। दिन पे
दिन किशन को और सब्जी उगने लगी। वह अच्छा पैसा कमाने लगा और सब कुछ जमा करके उसने अपने लिए खेती करने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। किशन अब खेती बाड़ी करने लगा और उसकी फसल अच्छी खासी निकलने लगी। जल्द उसने एक सब्जी की दुकान खोल ली, कई तरह के सब्जियों के साथ। गांव के सारे लोगों को किशन की सब्जियां अच्छी लगने लगी और उसी के पास आने लगे सब्जी खरीदने। किशन ने अब नौकर चाकरों को भी काम पे लगाया और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। एक साल के अंदर ग्राम प्रधान ने देखा कि कैसे किशन ने मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया है। उनको किशन बहुत पसंद आया और अपनी बेटी का हाथ किशन को विवाह में दे दिया। किशन के पास अब एक सफल कारोबार, एक सुंदर परिवार और एक अच्छा जीवन था। अतः थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत से उसका सपना पूरा हो गया। रामाया को उसी गांव में खुद का एक खेत होता था। उस खेत में वो फसल उगाता था और उससे आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। हमेशा की तरह इस साल भी फसल तो मैंने उगा दिया। अब गर्मी की मौसम शुरू होने वाली है, जल्द ही तरबूज के बीज डालने पड़ेंगे। ऐसे सोचकर तरबूज के बीज लेके अपने खेत की ओर जाता है। अरे रे, मैं तो भूल ही गया कि इस साल गांव में पानी नहीं है। मुझे अपने खेती के लिए पानी कहीं से भी लाना होगा, वरना इस साल मैं अपना घर नहीं चला पाऊंगा। ऐसे अपने आप में सोचते हुए दुखी होता है। इतने में उसके पड़ोसी खेत का मालिक विश्वनाथ रामैया को देख उसके पास आता है। अरे रामैया, इतना क्या सोच रहे हो कि मेरा आना भी देखा नहीं तुमने? विश्वनाथ, तुम्हें तो पता है कि मैं हर साल चावल की फसल के बाद तरबूज उगाता हूँ, मगर इस साल गांव में पानी ना होने के कारण मैं तरबूज नहीं उगा सकता हूँ। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? क्या तुम पानी के बारे में इतना सोच रहे हो? उसमें क्या है, इस सारे गांव में सिर्फ मेरे ही खेत में तो मोटर है। मेरे मोटर का उपयोग करके तुम हमेशा की तरह अपने खेत में तरबूज उगाओ। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। ऐसे कहकर उसके खेत में मौजूद मोटर के सहायता से पानी का उपयोग करके तरबूज उगाता है। कुछ ही महीनों में उसके खेत में तरबूज अच्छे उगते देख बहुत खुश होता है। हर साल से ज्यादा तो इस साल तरबूज उगे हैं, इनको बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ऐसे सोचकर सारे तरबूजों को बेचने दुकान जाता है। वहाँ दुकानदार तरबूजों को लेके पैसे देता है। ये सब उसी दुकान के पास मौजूद विश्वनाथ देखता है। रामैया को तरबूज की फसल उगा के बहुत सारे पैसे मिले हैं। मेरे पानी देने के वजह से ही ये उसके लिए मुमकिन हुआ है, इसीलिए आए हुए पैसों में आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इसके बारे में मुझे रामैया से पूछना होगा। रामैया, मेरे पानी देने की वजह से ही तो तुम इतने तरबूजों को उगा सके हो। हाँ, आपने सच ही कहा है। उस दिन आपने अगर पानी नहीं दिया होता तो आज मेरे हाथों में पैसे नहीं होते। अगर मैं तुम्हें पानी नहीं देता तो तुम्हारे पास आज पैसे नहीं होते ना। मतलब तुम्हारे हाथ में जो पैसे हैं उसमें आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए ना। ठीक है जी, आपको सिर्फ इन पैसों में आधा हिस्सा चाहिए ना। लीजिए, आप ही की वजह से तो ये मेरे पास आए हैं। ऐसे खुशी से पैसे देता है। मैंने सोचा कि तुम पैसे नहीं दोगे, लेकिन तुमने मेरा एहसान वाकई चुका दिया। मेरे पूछने पर बिना सोचे तुमने पैसे बस दे दिया। तुम अगर ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हें नष्ट कर देगी। ऐसे कहकर पैसे लेके वहाँ से चले जाता है। अब मेरे पास कुछ ही पैसे बचे हैं, इनके साथ मुझे कोई व्यापार शुरू करना होगा, मगर कौन सा? ऐसे सोचते रहता है। इतने में ही बगल में उसे एक आदमी कटे हुए तरबूज एक बंडी पे बेचते हुए नजर आता है। प्यास लग रहा है, एक तरबूज का टुकड़ा खाऊंगा। उस तरबूज वाले के पास जाता है और पूछता है, बाबू, एक तरबूज का टुकड़ा मिलेगा? जी हाँ। एक तरबूज का टुकड़ा कितने का है? सिर्फ 5 रुपए है जी। एक तरबूज का टुकड़ा 5 रुपए का है? एक पूरा तरबूज तो बहुत कम पैसों में मिल जाएगा। मैं मेरे पास के सारे पैसों से तरबूज खरीदूंगा और उन्हें ऐसे टुकड़े बना के बेचूंगा। ऐसे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तुरंत
उसको पैसे देके उसके पास के सारे तरबूज लेके जाता है। उन तरबूजों को एक बंडी के ऊपर रख के उन्हें अच्छे टुकड़ों में काट के बेचने लगता है। ऐसे उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। हर रोज की तरह एक दिन वो जब तरबूज बेच रहा था, आप सबको पता है कि इस गांव में कुछ दिनों से चोरी हो रही है। जो भी इन चोरों को पकड़ के जमींदार जी के हवाले करेगा, उनको जमींदार जी अभिनंदन करके तोहफा देंगे। उस विज्ञापन को रमैया सुनता है। उस दिन दोपहर को 4 आदमी उसके पास आते हैं। बाबू, हमें 4 तरबूज के टुकड़े दो ना। बाबू, आपको इस गांव में मैं कभी नहीं देखा। गांव में नए आए हो क्या? हाँ जी। किसके घर में रह रहे हो बाबू? पास में जान पहचान के लोग हैं तो उन्हीं के घर में है। इतने में रमैया को सुबह का विज्ञापन याद आता है। वो लोग भी हिचकिचाते हुए उसको पैसे देके जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाते हैं। मुझे इन लोगों को देख के लग रहा है कि यही वो चोर हो सकते हैं। इनका पीछा करूंगा तो सच पता चल जाएगा, मेरा शक भी चला जाएगा। ये फैसला करके उनका पीछा करता है। उन लोगों को एक घर में घुसते हुए देखता है। खिड़की में से उन लोगों को देखते रहता है। हम लोगों पे शक आए, इससे पहले हमें जमींदार के घर में चोरी करके इस गांव से बाहर निकलना होगा। मेरे सोच के अनुसार ये लोग तो चोर ही निकले हैं। तुरंत मुझे ये जमींदार को बताना होगा, वरना आज जो चोरी होगा उसका कारण तो मैं ही बन जाऊंगा। तुरंत वो वहाँ से जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, जमींदार साहब। अरे क्या हुआ रमैया, यहाँ आए हो? इस गांव में हो रही चोरियों के पीछे जो लोग हैं वो मुझे पता है, यही बताने आपके पास आया हूँ मैं। इतना ही नहीं, मैं उन्हें ये कहते हुए सुना कि वो आज आपके घर में चोरी करने वाले हैं, इसीलिए तुरंत आपके पास आया हूँ। ऐसे सब कुछ जमींदार को बताता है। क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ हैं? जी साहब, पता है। सेवकों, तुम लोग अब रमैया के साथ जाके उन चोरों को पकड़ के मेरे पास लाओ। जी प्रभु। जमींदार के आज्ञा के अनुसार सेवक उन चोरों के घर जाके उनको पकड़ के जमींदार के पास लेके आते हैं। उन चोरों को पकड़ने के लिए गांव वालों के सामने रमैया का अभिनंदन किया जाता है और जमींदार उनके वचन के अनुसार उनके जायदाद में एक हिस्सा उसको देते हैं। तुम्हारे अच्छाई की वजह से ही तुम उनके जायदाद में एक हिस्सा पाए हो। एक गांव में रंगनाथ नामक एक फूलों का व्यापारी रहता था। वो हर रोज अपने फूलों के बागीचे में जाकर अलग प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके उनको टोकरी में डालकर टोकरियों को साइकिल पे सारे गांव में सैर करते हुए उन्हें बेचने की कोशिश करता था। फूल है अम्मा, फूल, अलग प्रकार के फूल है, जल्दी ले लो, ताजे ताजे फूल। ऐसे उनको बेचने की कोशिश करता था। लेकिन ऐसे सारा दिन गांव में सैर करने के कारण रंगनाथ के पैर बहुत दुखते थे। वो एक दिन अपनी पत्नी रामूलम्मा से ऐसे कहता है, हर रोज इस साइकिल पे फूल बेचने की कोशिश कर कर के मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। मुझे अब नहीं लगता कि मैं इन फूलों को बेच पाऊंगा। हमारे सारे पड़ोसी खेती ही करके पैसे कमाते हैं, एक सिर्फ आप है जिनको कुछ हटके कुछ अलग करना था, इसलिए शुरू कर बैठे ना फूलों का बागीचा। उन लोगों की कमाई देखो हजारों में है और हमारा देखो कहाँ है। और अब तो तुम्हारा स्थिति भी नहीं है कि तुम फूलों को बेच सके। अब भगवान जाने हमारा क्या होगा, ऐसे कहती है। तब रंगनाथ इस सोच में पड़ जाता है कि इस मुश्किल का हल कैसे मिलेगा। एक दिन वो यही सोचते हुए अपने फूलों की बागीचे में जाता है। तब वहाँ उसका दोस्त राजा राम आता है। कैसे हो रंगनाथ, कैसे चल रहा है तुम्हारा फूलों का व्यापार? क्या व्यापार, क्या चलना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही मुझे। क्यों रंगनाथ, ऐसा क्या हो गया? फूल बिक नहीं रहे हैं क्या? फूल भी नहीं बिक रहे हैं और मैं भी उन्हें बेचने नहीं जा रहा। हाँ क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, इस साइकिल को चला चला कर मेरे पैर ना लग रहे हैं कि मर ही गए। मेरी टांग इतने खींचते हैं, इसलिए कुछ दिनों से मैं फूल बेचने नहीं जा पा रहा हूँ। अरे रे, हाँ क्या? तो फिर आप क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, इस सारा खेत मैं किसी और को खेती करने के लिए देना चाहता हूँ। अगर कोई पता है तो बोल देना यार, ऐसे कहता है। लेकिन इस गांव में सभी के पास अपने अपने खेत है ना, तो खेती करने तुम्हारा किराए पे कौन लेगा? हाँ बात तो सही है, अब वो भगवान ही कोई रास्ता दिखाएगा मुझे, ऐसे निराश होकर कहता है रंगनाथ। तभी राजा राम को कुछ योजना सूझती है और वो ऐसे कहता है, हाँ भगवान से याद आया मुझे, मेरे खेत में कुछ दिन पहले एक देवता की मूर्ति मिली थी। उसको मैंने अपने खेत में सड़क के बगल वाले पेड़ के नीचे लगाया है।
ओह, तो फिर अब हम क्या करें? क्या कह रहे हो तुम कि उस देवता की पूजा करूं ताकि मेरे मुश्किल सारे दूर हो जाए? नहीं यार रंगनाथ, मैं वो नहीं कह रहा। तुम्हारे व्यापार में अगर मुझे एक हिस्सा मिलेगा तो मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा। अरे पहले उपाय तो बता दो यार। देख, अब तुम्हारे और मेरे खेत एक दूसरे के आमने सामने हैं और बीच में एक रोड भी है। अब उस रोड के बगल वाले पेड़ के नीचे ही तो मैंने उस देवता की मूर्ति को छिपाया है। अब कल सुबह मैं सबको ये बताऊंगा कि जब मैं खेती कर रहा था मुझे इस देवता की मूर्ति मिली है और उसे मैंने पेड़ के नीचे लगा दिया है। हाँ, तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा राजा राम? हाँ, वही आ रहा, सुनो तो सही। अब मैं ये भी कहूँगा कि उस देवता की मूर्ति के पास मुझे कुछ पुरानी कागज पत्र मिले हैं और ये कि उस पे लिखा था कि ये बहुत बड़ी देवता की मूर्ति है और ये भी कि उस देवता को उस समय में सारा गांव सैर करवाते थे और इस जंगल में उगाए फूलों से ही वो अपने आप को संवारती थी। ऐसे मैं प्रकट करूँगा और उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि वो इस देवता के वजह से था कि चारों ओर अपने अपने खेतों में अलग प्रकार के बीज डालने के बावजूद वो देवी यही चाहती थी कि इस खेत में सिर्फ फूल उगाए जाए। फिर सबको मैं यकीन दिलवा दूंगा कि तुम भी देवता की सेवा ही कर रहे हो और उनका काम मान रहे हो। तब सिर्फ तुम्हारे खेत में उगाए हुए फूलों से ही उस देवी की पूजा करना चाहेंगे सभी। तब तुम्हारे बागीचे में सारे फूल बिक जाएंगे और इतना भी नहीं, तुम अपने खेत में ही बैठकर पैसे कमा सकते हो। साइकिल चलाने की तो कोई काम नहीं होगी तुझे। ऐसे कहता है राजा राम। ये तो बहुत अच्छी उपाय है, तुझे भी पैसे मिलेंगे और मुझे भी। इसके वजह से तो हम दोनों को लाभ मिलेगा। ऐसे कहता है रंगनाथ। उनके फैसले के अनुसार ही अगले दिन राजा राम और रंगनाथ दोनों सारे गांव में यही प्रकट करते हैं। तब से गांव वाले सारे राजा राम के खेत में मौजूद देवता की पूजा रंगनाथ के फूलों से ही करते थे। उसके बाद कुछ ही दिनों में बहुत सारा लाभ मिलता है इन दोनों को। उसके कुछ ही दिनों बाद रंगनाथ की पत्नी रामलम्मा अपनी सहेलियों के साथ जब बात कर रही थी, उसे सुनने में आता है कि उस गांव का जमींदार राजा राम के खेत में बहुत बड़ा मंदिर बनवाना चाहता है क्योंकि वही देवी भी बाहर निकली थी। उसे ये भी पता चलता है कि इसी कारण वो राजा राम और रंगनाथ दोनों के खेतों को स्वाधीन करना चाहता है। उसके तुरंत बाद रामलम्मा रंगनाथ और राजा राम को ये सब बताती है। अरे बाप रे, लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचेगा अभी। अरे यार तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने पहले ही इसका उपाय सोचकर रख लिया है। अगले ही दिन राजा राम कहता है सबसे कि उसे और कोई पुराने कागज पत्र मिले हैं। तब वो सबसे कहता है कि एक पंडित के समक्ष में वो सबके सामने उस पंडित से पढ़वाएगा कि उन पत्रों में क्या लिखा है। और ये सुनने के लिए गांव वाले सारों को राजा राम के खेत के पेड़ के नीचे मौजूद रहना होगा। इसी बात का डंडोरा पिटवाता है राजा राम। गांव वाले सारे देवी के मूर्ति के पास पहुंचते हैं। तब एक पंडित राजा राम के दिए हुए पुराने कागज पत्र को पढ़ता है। उसमें ये लिखा रहता है कि उस देवता को प्रकृति बहुत अच्छा लगता था। धूप, बारिश और सर्दी से उनको बहुत प्यार था और इसी जंगल के उस खेत में उगाए हुए फूलों से उनको संवारना भी बहुत अच्छा लगता था। और इतना ही नहीं, जब परिवार के समस्याएं या नई शादीशुदा जोड़ियां उनसे उनकी आशीर्वाद लेते हैं और उस जंगल के फूलों से देवी को पूछते हैं, तब देवी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। यही लिखा है उन पुराने कागज पत्र में। तब सब लोगों को समझ आता है कि देवी के मर्जी के बिना यहाँ मंदिर बनवाना शायद अच्छा नहीं है, इसीलिए मंदिर बनवाने के सोच को फिलहाल रोक लेते हैं, जमींदार के साथ साथ गांव वाले भी। ऐसे राजा राम के उपाय के कारण नई जोड़ियां और परिवार समस्याएं लेकर वहां बहुत लोग आते थे और उस देवी की मूर्ति को रंगनाथ के फूलों से पूजते थे। रंगनाथ वही एक फूलों का दुकान खोलता है। अलग प्रकार के फूल और अलग प्रकार के फूलों की मालाएं वहां मिलती थी और उसके वचन के अनुसार ही जितने पैसे वो कमाता था उसमें से एक हिस्सा हमेशा राजा राम को देता था। ऐसे वो दोनों दोस्त एक अच्छे उपाय से उनके सारे मुश्किलें दूर कर देते हैं और खुशी से जीते हैं।